चलो देखो, लास्ट क्लास में हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है उनके बारे में पढ़ना है कि लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन दो टाइप के सॉल्यूशन में डिवाइड किया हुआ है। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। अब तो आपके राउट्स लॉ को जो अभी राउट्स लॉ पढ़ा, राउट्स लॉ को जो फॉलो करेंगे वो सारे कैसे होंगे? आइडियल। और जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे वो नॉन आइडियल। आपके जो फॉलो नहीं करेंगे मतलब वो डेविएट हो रहे हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने टाइप्स के हैं? दो टाइप्स के। आपका पहला कौन सा है? पॉजिटिव डेविएशन। और दूसरा कौन सा है? तो नॉन आइडियल के दो टाइप हो गए। अब इसके अंदर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके अपन इसको डिस्कस कर दे, ठीक है। तो पहला कौन सा सॉल्यूशन है आपका और दूसरा कौन सा है? तो इधर लिख देते हैं आइडियल सॉल्यूशन और इधर लिख देते हैं नॉन आइडियल। और नॉन आइडियल में कितने टाइप्स? दो टाइप। एक में कौन सा है? पॉजिटिव डेविएशन और एक में कौन सा है? नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। अब इसको आप देखो अच्छे से। पहला जो इसमें पॉइंट लिखा हुआ है, आइडियल सॉल्यूशन किसको ऑबे करेगा? राउट्स लॉ को ऑबे करेगा। और आपका जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जब वो राउट्स लॉ को ऑबे नहीं करेगा। तो इधर क्या लिखना है? इट फॉलो या ऑबे राउट्स लॉ। और इधर क्या लिखा हुआ? डू नॉट ऑबे। ये भी ऑबे नहीं करेगा और ये भी ऑबे नहीं करेगा, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है आपका डेल्टा एच मिक्स के ऊपर। किसके ऊपर है? जो डेल्टा एच मिक्स है, चेंज इन एंथैल्पी है सॉल्यूशन की, वो किसके इक्वल होगी? जीरो के इक्वल है। मतलब एंथैल्पी आपकी चेंज नहीं है, मतलब आपकी एंथैल्पी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है आइडियल सॉल्यूशन में। सॉल्यूट की सॉल्यूट के बीच में, सॉल्वेंट के बीच में और सॉल्यूट और सॉल्यूशन के बीच में आपकी जो एंथैल्पी चेंज होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट। उसमें चेंज नहीं होगा। तो चेंज कितना दे रखा है? जीरो। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए चेंज जीरो नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगी। आपकी जो पॉजिटिव डेविएशन है उसके लिए ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी और आपका जो नेगेटिव है उसके लिए लेस देन। और आपको पता है एंथैल्पी अगर ग्रेटर देन जीरो तो प्रोसेस कैसे होगी? एंडोथर्मिक। वेरी गुड। और अगर लेस देन जीरो है तो कैसे होगी? एक्सोथर्मिक। क्लियर है? कितने पॉइंट हो गए? दो। कितने हो गए? थर्ड पॉइंट आपको गिवन है डेल्टा एच मिक्स। क्या किसका है? सॉरी वी मिक्स का है। किसका है बेटा? तो इधर डेल्टा वी मिक्स में कितना होगा? जीरो। जो वॉल्यूम चेंज है वो भी नहीं होने वाला है आइडियल सॉल्यूशन के अंदर। वॉल्यूम भी क्या रहेगा? कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेम, अगर यहाँ पे वॉल्यूम है पॉजिटिव डेविएशन के लिए तो ग्रेटर देन, और यहाँ पे वॉल्यूम चेंज किसके लिए है? नेगेटिव डेविएशन के लिए, तो यहाँ पे होगा लेस देन जीरो। याद रखना ये चीज। उसके बाद आपका राउट्स लॉ का फॉर्मूला आ गया। राउट्स लॉ आपने पढ़ा था, क्या था? अगर तो एक कंपोनेंट है ए तो पी ए किसके इक्वल होगा? पी ए नॉट और काई ए के, ठीक है। और पी बी किसके इक्वल होगा? पी बी नॉट काई बी के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पे ये ग्रेटर देन होगा पॉजिटिव में और इधर हो जाएगा लेस देन, ठीक है। तो ये आपका कौन सा पॉइंट है? फोर्थ पॉइंट। कौन सा है? फोर्थ पॉइंट है। यहाँ पे क्या होगा? पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए और काई ए। और यहाँ पे हो जाएगा पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी काई बी। और सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? लेस देन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब यहाँ पे पार्शियल वेपर प्रेशर है वो आपका पॉजिटिव में बढ़ जाता है और नेगेटिव डेविएशन में पार्शियल वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कितने पॉइंट याद हो गए? चार। उसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बीच में। किसके? मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मतलब जो आपका फोर्स लग रहा है ए और ए के बीच में, बी और बी के बीच में और ए और बी के बीच में, वो सारे क्या होंगे? इक्वल होंगे इन द केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। ए क्या आपका? सॉल्यूट और बी क्या यहाँ पे? सॉल्वेंट। और ए बी क्या आपका? सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? तो सब के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या लगते हैं? सेम। लेकिन पॉजिटिव डेविएशन के अंदर, याद रखना पॉजिटिव मतलब बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है? फोर्स, सॉल्यूशन का फोर्स हो जाता है कम एज कंपेयर टू फोर्स बिटवीन सॉल्यूट एंड फोर्स बिटवीन सॉल्वेंट। याद रखना ये इंपॉर्टेंट चीज है। फोर्स कम हो जाता है पॉजिटिव में, ठीक है, सॉल्यूशन का। और यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन का फोर्स है वो बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू सॉल्यूट और एज कंपेयर टू सॉल्वेंट के बीच में, ठीक है। ये चीज याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आपका कौन सा पॉइंट दे रखा है? ये पॉइंट कोई इंपॉर्टेंट नहीं। नेक्स्ट आपको याद रखना है एग्जांपल। क्या याद रखना है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल के ऊपर एमसीक्यूज भी आते हैं और फिलअप्स भी आते हैं। एग्जांपल याद रखना है। तो आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स आपको पहला एग्जांपल दे रखा है बेंजीन प्लस टोल्यूम। क्या याद रखना है? बेंजीन प्लस टोल्यूम। दूसरा एग्जांपल दे रखा है आपको एन हेक्सेन
एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। मिनिमम इशू के कारण ये बंद हो गया था, इसे एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल देखे थे 3, कौन कौन से एग्जांपल थे आइडियल के? बेंजीन प्लस टोल्यूइन, वेरी गुड। फिर एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, फिर क्लोरो प्लस क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपन को एग्जांपल लेते हैं नॉन आइडियल के। अब नॉन आइडियल के अंदर एक तो है आपका पॉजिटिव डेविएशन और एक आपका है नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल एसीटोन प्लस इथेनॉल, क्या है? एसीटोन प्लस इथेनॉल। सेकंड एग्जांपल है एसीटोन प्लस CH2, ठीक है। थर्ड एग्जांपल है वाटर प्लस और वाटर प्लस एक बार मिथेनॉल एक बार इथेनॉल। 3-4 एग्जांपल याद रखोगे हो जाएंगे। 2 तो एसीटोन के साथ है और 2 वाटर के साथ है। एसीटोन के साथ 2 कौन से है? एसीटोन प्लस इथेनॉल और एसीटोन प्लस CH2। फिर वाटर प्लस मिथेनॉल और वाटर प्लस इथेनॉल, याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके कौन से एग्जांपल है नेगेटिव डेविएशन के? नेगेटिव के कौन से है? इधर भी एसीटोन 2 बार लिख दो। एक बार एसीटोन के साथ क्या है? एनिलीन, क्या है? एनिलीन। और एक बार एसीटोन के साथ क्या दे रखा है? क्लोरोफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट 2 एक और एग्जांपल याद रखने हैं आपका, एक तो हो गया इथेनॉल और एक हो गया इथेनोइक एसिड, ठीक है। और लास्ट वाला आपको क्या याद रखना है? वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड। कितने एग्जांपल हो गए? 4। नेक्स्ट टॉपिक है एजियोट्रॉप। अब किसके बारे में पढ़ना है अपन को? आइडियल नॉन आइडियल के बारे में पढ़ लिया। नॉन आइडियल 2 टाइप के थे, पॉजिटिव नेगेटिव। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट एजियोट्रॉप, ठीक है। तो एजियोट्रॉप क्या होता है? एजियोट्रॉप आर सर एजियोट्रॉप क्या होते हैं? एजियोट्रॉप आर बाइनरी मिक्सचर हैविंग द सेम कंपोजिशन एंड लिक्विड एंड वेपर फेज व्हिच हैविंग द सॉल्यूशन व्हिच हैविंग same composition in liquid as well as vapor phase। दोनों फेज के अंदर कंपोजिशन क्या होगा? सेम। और यही आपका सॉल्यूशन है, वो बॉइल होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। उसी बाइनरी मिक्सचर या बाइनरी सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? एजियोट्रॉप। तो याद रखना एजियोट्रॉप क्या होता है? Azeotrope are the binary mixture having the same composition in liquid and vapor phase and boil at constant temperature। ये आपका बाइनरी मिक्सचर है। हमने पढ़ा था कि अगर सेम कंपोजिशन वाला लिक्विड होता है तो वो किससे सॉल्व होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उसको हम क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन एजियोट्रॉप को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर याद रखना है एजियोट्रॉप के अंदर एजियोट्रॉप के टाइप कितने होते हैं? क्या याद रखना है? टाइप ऑफ एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप के कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप है। कितने टाइप है? पहला कौन सा है? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। अब आपका जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है वो आपने अभी पढ़ा पॉजिटिव डेविएशन। तो ये क्या करेगा? द सॉल्यूशन विच शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन को फॉलो करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अभी जस्ट पढ़ा है पॉजिटिव डेविएशन। और मैक्सिमम है तो ये किसको फॉलो करेगा? नेगेटिव डेविएशन को। किसको फॉलो करेगा? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक है। तो ये इसके हो गए टाइप्स। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन याद रखनी है कि एजियोट्रॉप आर द बाइनरी मिक्सचर व्हिच हैविंग द सेम कंपोजिशन एंड लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉयल एट कांस्टेंट। दिस सॉल्यूशन इज नॉट सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दे आर ऑफ 2 टाइप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है दैट शोज द लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है दैट शो अ लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ये चीज याद रखने। फिर एजियोट्रॉप का एग्जांपल याद रखना है, तुम्हारे एग्जाम में पूछा हुआ है। क्या याद रखना है? एग्जांपल। एग्जांपल क्या है एजियोट्रॉप का? एक ही एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में। क्या दे रखा है? नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, जिसके अंदर याद रखना नाइट्रिक एसिड कितना परसेंट होता है? 60। तो वाटर कितना परसेंट होगा?
68% आपको नाइट्रिक एसिड और 32% वाटर लेना है, तो आपका क्या बनेगा, एक मिक्सर बनेगा, बाइनरी मिक्सर, एंड दैट बाइनरी मिक्सर इज कॉल्ड, और ये आपको पढ़ा है कि ये जो आपका बाइनरी मिक्सर होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है, बॉइल, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी याद रखना है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 393.5 केल्विन, ये इंपॉर्टेंट है। नाइट्रिक एसिड और वाटर का जो बाइनरी मिक्सर है, इनटू ड्रॉप है, वो कितने टेम्परेचर पे बॉइल होगा, 393.5 केल्विन। तो ये आपका इजी ड्रॉप यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। नाउ मूव ऑन टू द सेकंड टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से पढ़ने के पहले ये जो वर्ड है कॉलिगेटिव, ये वर्ड कहां से आया, कौन सी लैंग्वेज से आया बेटा, ये लैटिन वर्ड है। क्या है, इसके दो पार्ट करते हैं, को प्लस लिगर। को का मतलब क्या होता है, टुगेदर, और लिगर का मतलब क्या होता है, टू बाइंड, टुगेदर टू बाइंड इज कॉल्ड कॉलिगेटिव। ये कॉलिगेटिव वर्ड है, वो कौन सा वर्ड है, लैटिन भाषा का वर्ड है, जिसके अंदर कितने पार्ट में डिवाइड किया, दो। को का मतलब टुगेदर और लिगर का मतलब टू बाइंड, इज दैट क्लियर। फिर इसकी क्या पढ़ेंगे, डिफाइन, क्या पढ़ेंगे बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, द प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल डिपेंड करेगी, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, नेचर से कोई लेना देना, नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, और टोटल नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पे भी डिपेंड। तो जो अगर प्रॉपर्टी है वो अगर सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करे, उन प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इज दैट क्लियर। इतना याद रखना है कि द प्रॉपर्टीज व्हिच आर डिपेंड ऑन सॉल्यूट पार्टिकल इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, नेचर पे डिपेंड नहीं करती, रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इज दैट क्लियर। अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो उसके क्या पढ़ने हैं अपन को, कितने टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, वेरी गुड, देयर आर 4 टाइप्स व्हिच इज मेंशन इन आवर एनसीईआरटी, ठीक है। पहला कौन सा है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड वन इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड इज डिप्रेशन इन, एंड लास्ट वन इज ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इन सबको अपन डिटेल में वन बाय वन करके पढ़ेंगे, एंड दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। तो पहली कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। इसके नाम से पता चल रहा है कि जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कब कम होगा, तो याद रखना है आपको, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल solute, very good, when a non volatile solute is added to volatile solvent, ठीक है। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में डालेंगे तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड दिस इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये रिलेटिव लोअरिंग कितना हो रहा है वो हमको क्या करना है, फाइंड, क्या करना है, फाइंड करना है, क्या करना है, तो फाइंड करते एक छोटी सी डेरिवेशन है, अकॉर्डिंग टू राउल्स। तो राउल्स लॉ आपने पढ़ा है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1। अभी डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन का ये साइन हटेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तो क्या आएगा, P1 नॉट, और इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमको पढ़ा है कि हमने पढ़ा है कि जो वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है, तो रिडक्शन होगा। तो हम फाइंड करते हैं रिडक्शन इन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा P1 चेंज हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो डेल्टा जो P1 है, जो आपका डेल्टा P1 है वो किसके इक्वल होगा, P1 नॉट माइनस P1, जो इनिशियली है उससे कम हो जाएगा, तो ओवरऑल कम आ जाएगा, ठीक है। अब जो डेल्टा P1 है इज इक्वल टू P1 नॉट है माइनस ये P1 है, P1 की वैल्यू कितनी है अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, यस पुट कर दो, P1 नॉट Chi1। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, वेरी गुड, क्या कॉमन आ रहा है, P1 नॉट, अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस Chi1 बचेगा, और 1 माइनस Chi1 को हम क्या लिख सकते हैं, Chi2, क्या लिख सकते हैं,
हमने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन ऑफ बाइनरी मिक्सचर का सम हमेशा कितना होता है 1, ठीक है। डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट, और ये कितना हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब इसको भेज दो इसके डिवाइड में, तो डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट, डेल्टा P1 की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है डेल्टा P1 की वैल्यू, ये रही ऊपर दे रखी है, कितनी है P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, और राइट हैंड साइड में कितना बचा काई 2। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। काई 2 की वैल्यू आप पुट कर सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो जिसके मोल फ्रैक्शन निकालने हैं उसके इधर वैल्यू क्या पुट करोगे, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू काई 2। काई 2 को क्या ले सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ N1 प्लस N2। यही तो पढ़ा था, जिसके मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यही तो पढ़ा था, ठीक है। अब इधर हम 4 क्या लेंगे, 4 डाइल्यूट सॉल्यूशन। मैंने सॉल्यूशन कैसा लेना है, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं तो वहां पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या होते हैं ज्यादा, और सॉल्यूट के क्या होते हैं, तो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स है उनको हम नेग्लिजिबल मानेंगे, क्या मानेंगे। और याद रखना ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशन वाला है ना, हर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में लेना है, ये कंडीशन लेनी ही लेनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं अभी मैं, डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू, इसको स्किप कर रहा हूं, ये लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इज इक्वल टू इसका क्या होगा N2, और ये N2 को नेग्लिजिबल करना है, तो इधर सिर्फ क्या बचेगा, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो। N2 क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन, तो इधर आ जाएगा W2 अपॉन M2 और इधर W1 अपॉन, कोई दिक्कत। तो फाइनल आंसर कितना आया, यहां से लिख रहा हूं डेल्टा P1 नॉट इज इक्वल टू कितना आया W2 अपॉन M2 और W1 अपॉन M1। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की छोटी सी डेरिवेशन है, वो आपको याद रखनी है, यहाँ पे कोई ग्राफ नहीं है। तो याद रखना जब किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को इसके अंदर पुट करते हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर, तो जनरली द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डिक्रीजेस, और कितना कम होगा वो हमने फाइंड कर दिया, कोई दिक्कत यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कौन सी है, नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग एलिवेशन का मतलब क्या होता है बेटा, बढ़ना, इंक्रीज होना, क्या होना, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इंक्रीज। तो वही डेफिनेशन है, जब किसी भी व्हेन अ नॉन volatile solute is added in volatile solvent its boiling point is increases and this is called elevation in boiling point। ये आपको समझना है ग्राफ से, किसे समझना है, ग्राफ से। तो ग्राफ बनाया है, एक्स एक्सिस पे क्या लिया है टेम्परेचर, और वाई एक्सिस पे क्या लिया है वेपर प्रेशर। वाई एक्सिस पे लिया हमने वेपर प्रेशर लिया, तो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ देखो, ठीक है। अब देखो ये आपका किसका ग्राफ है, सॉल्वेंट का। अब मैंने बोला है कि सॉल्वेंट के अंदर क्या डिसॉल्व कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं हम, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और जैसे सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन, क्या बन जाएगा। तो सॉल्वेंट का ये टेम्परेचर इतना था, ठीक है, और ये सॉल्यूशन का टेम्परेचर इतना हो गया, तो एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया, क्या हो गया, तो बेसिकली द बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीजेस। सॉल्वेंट का कम था, सॉल्वेंट का क्या था डेल्टा, सॉरी टीबी नॉट, क्या था टीबी नॉट, और सॉल्यूशन का कितना हो गया टीबी। तो इन दोनों में ये चेंज आया, और ये चेंज को क्या बोल दिया डेल्टा टीबी, और ये डेल्टा टीबी को हम क्या कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो हम देखो इसकी छोटी सी एक फॉर्मूला है वो अपन लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट, हमने डेल्टा टीबी नॉट किसको माना है, सॉरी टीबी नॉट इज द टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, बॉइलिंग पॉइंट किसका है सॉल्वेंट का है, सॉल्वेंट का है ना, एंड टीबी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इन दोनों का जो चेंज है वो क्या है डेल्टा टीबी, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। वो देखा गया डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, किसके लिए मैंने बोला है डाइल्यूट सॉल्यूशन लेना है, वो किसके प्रोपोर्शनल देखा गया मोलालिटी के लिए, किसके प्रोपोर्शनल देखा गया इस सॉल्यूशन के लिए। फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन the elevation of boiling point is directly found to be directly proportional to molality, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसका फॉर्मूला बनाना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को किसमें कन्वर्ट करूंगा, इक्वल में, किसमें कन्वर्ट करूंगा
तो एक कांस्टेंट आएगा, क्या आया, Kb, क्या आया सर, Kb का नाम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या फिर एक और नाम है इसका इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। कितने नाम, इसकी यूनिट क्या होती है, केल्विन, केजी, मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट याद रखनी। कैसे पता चली, इसको एम को डिवाइड भेज दो तो ऊपर ये क्या है टेम्परेचर, टेम्परेचर की सर क्या होती है केल्विन, नीचे क्या है मोलालिटी, मोलालिटी की मोल पर केजी, ठीक है, तो केजी नीचे रहेगा, मोल किधर आ जाएगा ऊपर, तो मोल इनवर्स हो जाएगा, केल्विन केजी मोल इनवर्स। कोई डाउट किसी को नहीं है? तो सर ये हमने पढ़ लिया, डायरेक्ट सॉल्यूशन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दो, कांस्टेंट आया केबी, केबी के कितने नाम है, तीनों नाम याद रखने, कभी कोई भी नाम गिवन हो सकता है, और फिर अपन को केबी की क्या याद रखनी है, यूनिट। अब ये जो स्मॉल एम है वो क्या है, मोलालिटी, क्या है, तो मोलालिटी का फॉर्मूला सबको पता ही है, पुट कर दो, क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो N2 लिख दो, नंबर ऑफ मोल्स को N और सॉल्यूट को 2 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, केजी होता है तो किससे डिवाइड कर दूं, कोई दिक्कत, इसको चेंज करें ऊपर चला जाएगा, गुड। अब इसके केबी, ये N2 की भी वैल्यू लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, या W1 और 1000 का चला जाएगा, दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर M2 फाइंड करना तो M2 को आप भेज देंगे, डेल्टा टी भी नीचे आ जाएगा। M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, किसका मोलर मास है, सॉल्यूट का। तो ये आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई, किसी को डाउट है, नहीं है, इजी है, खाली इतना याद रखना है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ ये सॉल्व होगी। नेक्स्ट आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हमने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा था, इंक्रीज, और आप फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो वही चीज है व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल क्या है, वो किसके अंदर ऐड करना है, वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर, तो आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, उसी को बोला है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। कैसे डिक्रीज होगा सब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ। ग्राफ अगेन किसके बीच में बनाया है, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच। सॉल्वेंट का कितना है, TF नॉट कितना है, और सॉल्यूशन का कितना है, TF। तो ज्यादा टेम्परेचर किसका है सर, ज्यादा टेम्परेचर है सॉल्वेंट का, लेकिन हमने सॉल्वेंट के अंदर क्या ऐड किया, सॉल्यूट, तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए तो क्या कहते हैं इसको, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, याद रखना, ठीक है। तो अब ये कम हो गया है तो इसको पढ़ लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो हमने देखा कि सॉल्वेंट का कितना था, TF नॉट, लेट क्या लिखेंगे, TF नॉट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ किसका है, सॉल्वेंट का, एंड TF इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो TF तो कम है और TF नॉट ज्यादा है, मतलब सॉल्यूशन का कम हो गया, चेंज हो गया, जितना चेंज हुआ उसको क्या बोला है, डेल्टा TF, और डेल्टा TF क्या है, इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फिर फॉर डाइल्यूट वही कंडीशन लेंगे, किसके लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए देखा गया कि जो डेल्टा TF था, डेल्टा TF मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगेन इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, सिंपल। फिर वापस वही केस करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो कांस्टेंट क्या आएगा, KF आएगा। KF के भी कितने नाम है, 3, एक है आपका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, एक है आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, और एक है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, 3 नाम है। फिर इसकी भी यूनिट सेम ही होगी, केल्विन, केजी, मोल इनवर्स, कोई दिक्कत। फिर अगेन किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, मोलालिटी की, डायरेक्ट पुट कर दो, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट W2 अपॉन M2, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है तो 1000 से, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। बस इतना सा याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज दे रखी है। और नेक्स्ट आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज ऑस्मोसिस। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है, फिर पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, क्या होता है ऑस्मोसिस,
द प्रोसेस, हाँ यस, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, किसका मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू द सॉल्यूशन साइड, इज दैट क्लियर। याद रखना सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हमेशा कैसे फ्लो करता है, लो कंसंट्रेशन टू, याद रखना सॉल्वेंट फ्लो करता है लो से हाई, दैट्स व्हाई द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू द सॉल्वेंट, आपका जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन की टाइप क्या करता है, फ्लो करता है, क्या करता है, फ्लो थ्रू सेमी परमिएबल membrane is called osmosis, is that clear? So what is the definition of osmosis? Osmosis is basically the process of flow of solvent molecule to the solution side through the semi permeable membrane is called osmosis, is that clear? osmosis की definition clear है, कोई डाउट बेटा नहीं है। फिर osmosis के एग्जांपल बताओ। swelling of रेजिन्स, आपकी जो रेजिन्स होती है वो पानी के अंदर रखते हैं तो वो पानी को गेन करती है ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस, ठीक है। हाँ, फिर आपको पता होगा रिवाइविंग या रिवाइवल ऑफ विल्टेड फ्लावर्स, विल्टेड आपने देखा होगा जो पत्तियां गिरने वाली होती है पानी देते हैं तो वो वापस रिवाइव हो जाती है। रिवाइव का मतलब तो पता है, फ्री फायर पर देखा है ना, खेलते हो आप गेम्स वगैरह। फिर नेक्स्ट आपका है इडिमा, एडिमा ये इंपॉर्टेंट है, आपको एनसीईआरटी में बोल्ड कलर से लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, द रिटेंशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या रिटेंशन ऑफ फ्लूइड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर वाटर मॉलिक्यूल रिटेन हो जाता है, आपकी बॉडी के टिश्यूज के अंदर रिटेन हो जाता है, इसके वजह से पफीनेस हो जाती है और स्वेलिंग हो जाती है। ये भी किसका एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, ये भी ऑस्मोसिस का एग्जांपल है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, आलू पोटैटो के ऊपर डालो पानी, ठीक है। और एग्जांपल बताओ, ब्लड सेल्स इन सलाइन वाटर, सलाइन वाटर में ब्लड सेल्स को रखो, वहां पे भी क्या होगा, ऑस्मोसिस। तो बहुत सारे एग्जांपल है, आपको कितने अभी मैंने बेसिक बताए हैं, 4, जिसके अंदर से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, इडिमा वाला। अब एग्जांपल देखो, सबसे पहले हमने पढ़ी ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, फिर उसके क्या पढ़े, एग्जांपल। अब उस ऑस्मोसिस के क्या पढ़ेंगे, टाइप्स, क्या पढ़ेंगे। तो ऑस्मोसिस के कितने टाइप्स होते हैं, 3, कितने होते हैं, एक ऑस्मोसिस के हिसाब से होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं है, नाम सुने हुए। अगर आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन सेम हो जाए तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो कौन सा होगा, हाइपर, बोलते हाइपर हो गया है, तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। और यहाँ पे अगर आपके सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम घट जाती है तो उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर है। तो सबसे पहले अपन को किसकी डेफिनेशन याद रखनी है, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू द सॉल्यूशन साइड थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक आपकी थीन और एक कंटिन्यूअस फॉर्म में शीट्स होते हैं सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की, ठीक है, जिसके अंदर से सिर्फ आपका क्या पास हो सकता है, स्मॉल सॉल्यूट पार्टिकल पास हो सकते हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास हो सकता है, लेकिन जो बड़े पार्टिकल्स है वो आपके पास नहीं हो सकते, उनकी जो फ्लो होता है वो हिंडर हो जाता है। इसलिए उसी आप मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किससे बनती है तुमको ये भी पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में देख रखा है। एक तो पिग्स ब्लैडर से, किससे, और पिग्स के पार्चमेंट से, ये दोनों नेचुरल तरीके हैं, इंपॉर्टेंट। पिग ब्लैडर और पार्चमेंट, पार्चमेंट त्वचा होती है लेयर, पिग मतलब पता है सुअर, ठीक है। नेचुरली बनाना है तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इससे भी बनती है, और सिंथेटिकली बनाना है, किससे बनाना है, सिंथेटिक बनाना है तो किससे बनती है, सेलोफोन, किससे, सेलोफेन बोल दो, किससे बनती है। तो याद रखना, तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, सेमी परमिएबल की डेफिनेशन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किससे बनती है, नेचुरली बनती है पिग ब्लैडर और उसके पार्चमेंट से, और सिंथेटिक कैसे बनती है, सेलोफोन से। फिर इसके क्या याद रखने हैं, सारे एग्जांपल्स, और फिर इसके 3 टाइप्स। तो ये आपने किसके बारे में पूरा पढ़ा, और ऑस्मोसिस के बाद किसके बाद, पाई किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, कोई बता सकता है। ये जो सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा था सॉल्यूशन की साइड, इस सॉल्वेंट के फ्लो को अगर रोकना है तो सॉल्यूशन की तरफ एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दो तो ये फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इफ सम
एक्स्ट्रा प्रेशर इज अप्लाइड, किसके साइड लगाना है? टू द सॉल्यूशन साइड, टू जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ solvent molecule and this pressure is called osmotic pressure. समझ में आ गया? The pressure which just stop the flow of solvent molecule. किसका फ्लो को रोकता है? solvent molecule के फ्लो को जो प्रेशर रोकेगा उसको क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर आपकी कैसी प्रॉपर्टी है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेगी। तो ऐसा देखा गया फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, हर बार ये ले रहे हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए देखा गया कि जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के। किसके प्रोपोर्शनल होता है? और जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा आर। क्या आएगा? आर के बारे में हमने पढ़ा है, रियल गैस कांस्टेंट। तो आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या बन गया? पाई इक्वल टू सीआरटी। कंसंट्रेशन मतलब आपकी मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर अपॉन आरटी। कोई दिक्कत? ये लिख सकते हैं। फिर N2 की वैल्यू पुट करनी है तो N2 की भी कर सकते हैं, W2 अपॉन M2, और नीचे क्या था? V, और इधर क्या है? RT। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। M2 की वैल्यू निकालनी है तो M2 को वापस देना, पाई आ जाएगा डिवाइड में। तो ये आपके आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर। कोई डाउट किसी को? तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, डाइल्यूट सॉल्यूशन लेना ही पड़ेगा इसमें भी, और इसका भी हमने क्या डिराइव कर दिया? फॉर्मूला डिराइव कर दिया और डेफिनेशन पढ़ ली। कोई डाउट किसी को? नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा है? नेक्स्ट टॉपिक किसके बारे में पढ़ना है? रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? आरओ। क्या कहते हैं? आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? ये जो ऑस्मोसिस की डायरेक्शन है उसको अगर रिवर्स करना है, क्या करना है? तो एक्स्ट्रा प्रेशर लगा, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दो। ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दो तो आपका जो सॉल्वेंट की जो डायरेक्शन थी वो क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इफ द डायरेक्शन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज रिवर्स, क्या हो जाएगी? इफ द एक्स्ट्रा प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू सॉल्यूशन साइड। सॉल्यूशन साइड ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा देते हैं तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की डायरेक्शन क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। एंड दैट फिनोमेना इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। इट इज अ प्रैक्टिकल ग्रेट यूटिलिटी। ये ग्रेट यूटिलिटी प्रैक्टिकल में काम आता है। एक इसका एग्जांपल है, क्या काम आता है? डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। जो समुद्र का खारा पानी है उसको प्योरीफाई करने के लिए कौन सा काम आता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, प्रेशर ज्यादा लगा दो, किससे? पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दो सॉल्यूशन के साइड। ये क्या है? सॉल्यूशन। और ये आपका क्या है? सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिबल मेम्ब्रेन। इसमें भी एक इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा वाटर प्योरीफायर में आरओ लगा होता है, कैंट आरओ और यूवी, पढ़ा है ना? तो ये इधर जो सेमी परमिबल मेम्ब्रेन है वो किससे बनती है? सेलुलोज एसीटेट से बनती है। याद रखना, जो आरओ की सेमी परमिबल मेम्ब्रेन है, किसकी? आरओ की। रिवर्स ऑस्मोसिस की जो सेमी परमिबल मेम्ब्रेन है दैट इज मेड ऑफ cellulose acetate which allow the small particle या water molecule to pass through them but does not allow the bigger molecule to pass through them. Is that clear? And that's why it is made of cellulose acetate. So first of all we have to know the definition of reverse osmosis, which is equal to if the direction of osmosis can be reversed, या solvent molecule is reversed if the extra pressure is applied on the solution side which is greater than osmotic pressure. Is that clear? And this process called reverse osmosis. It is a very great utility in practical life. First is desalination of sea water. ठीक है, इसके अंदर रिवर्स ऑस्मोसिस के अंदर इतना ही कुछ दे रखा है। और कुछ है क्या एग्जांपल बुक के अंदर रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में? सिर्फ इतना ही है, डेफिनेशंस, डायग्राम, और इसकी सेमी परमिबल मेम्ब्रेन किससे बनी हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर सॉल्यूशन इज एबनॉर्मल मोलर मास। तो हम देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। किसके थ्रू देखेंगे? एग्जांपल के थ्रू। मान लो आपके पास एक आयोनिक कंपाउंड है। क्या है बेटा? आयोनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड व्हिच कंटेन आयन। ठीक है, तो एक आपने आयोनिक कंपाउंड ले लिया। क्या लिया है? I have take an example of ionic compound which is a sodium chloride NaCl.
जब इसको मैं पानी के अंदर डालूंगा, किसके अंदर, जब इसको वाटर के अंदर NaCl को आप पुट करोगे तो यहाँ पे दो केस होंगे, क्या होंगे, दो केस। या तो वो क्या हो जाएगा, या तो पानी के अंदर वो हो जाएगा डिसोशिएट, डिसॉल्व हो गया, Na+ अलग हो जाएगा, Na+ अलग हो जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोसिएशन। क्या कहते हैं इसको। दूसरा कंडीशन क्या है, जब तक डिसोसिएट होगा, जब तक ये दोनों वापस थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, जितने डिसोसिएट होंगे उतने ही वापस जुड़ेंगे। ये Na+ और Cl- वापस जुड़ेगा तो क्या बनेगा, Na, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एसोसिएशन। क्या कहते हैं, तो ऊपर वाली प्रोसेस डिसोसिएशन और नीचे वाली, डिसोसिएशन का मतलब ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल इनटू टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल। इज दैट क्लियर। अब दोनों प्रोसेस होगी, एसोसिएशन भी होगा और डिसोसिएशन भी होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है ब्रेकडाउन और इसका मतलब होता है कंबाइन, जुड़ना, एसोसिएट। अब इसके अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं, क्या होता है वांट ऑफ फैक्टर आई, क्या होता है। तो जो डिसोसिएशन है उसके लिए आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, याद रखना, और एसोसिएशन है उसके लिए आई की वैल्यू लेस देन 1 होगी। अगर आई की वैल्यू 1 हो जाए तो वहां पे क्या होगा, नाइदर एसोसिएशन नॉर, ना तो एसोसिएशन होगा ना ही, जब आई की वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और डिसोसिएशन के केस में ग्रेटर देन और एसोसिएशन के केस में लेस देन। एसोसिएशन क्या होता है, डिसोसिएशन क्या होता है, समझ में आ गया। अब इन एसोसिएशन के वजह से और डिसोसिएशन के वजह से जो रियल मोलर मास होना चाहिए उससे थोड़ा सा क्या आ जाता है, कम ज्यादा, या तो आ जाता है ज्यादा या आ जाता है कम। दिस इंक्रीज और डिक्रीज इन मोलर मास बिकॉज ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। इज दैट क्लियर। ठीक है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन की वजह से या तो जो मोलर मास या तो ज्यादा आएगा या फिर कम आएगा। तो दिस इज बिकॉज ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन द मोलर मास इज फाउंड टू बी इंक्रीज और डिक्रीज देन एक्सपेक्टेड और नॉर्मल वैल्यू। नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा या कम हो जाता है, इसी को क्या कहते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास। तो एबनॉर्मल मोलर मास को बारे में अच्छा, एबनॉर्मल, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई ठीक है। हाँ इधर देखो, एबनॉर्मल मोलर मास को अच्छे से जानने के लिए, इसका फॉर्मूला देने के लिए एक साइंटिस्ट आए। कब आए थे, 1880 में। क्या नाम था, वांट ऑफ, उन्होंने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया, वांट ऑफ फैक्टर विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय आई। अब ये आई बताता है कि कितने एक्सटेंट तक एसोसिएशन हो रहा है और कितने एक्सटेंट तक डिसोसिएशन हो रहा है। तो आई का फॉर्मूले है, कितने फॉर्मूले दे रखे एनसीईआरटी में, 3। पहला कौन सा है, नॉर्मल है ना, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। सर सेकेंड एक और फॉर्मूला दे रखा है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सर एक और फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स या पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, और ये कहीं आएगा बिफोर एसोसिएशन और, कोई दिक्कत। कितने फॉर्मूले हैं, 3, और ये आई बताता है कि कितने एक्सटेंट तक आपका एसोसिएशन होगा और डिसोसिएशन होगा। कोई डाउट किसी को। अब इसी आई के वजह से जो आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थी, सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थी, उनको हमने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। क्या कर दिया, पहली कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो क्या होती है, जिसका फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़ा अपन ने, P1 नॉट अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू क्या था, N2 अपॉन N1। उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको आई से मल्टीप्लाई करना है। सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसके अंदर क्या था, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB M, उधर भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आई से। थर्ड कौन सी थी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उधर क्या था, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, उसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और लास्ट कौन सी थी, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई इज इक्वल टू क्या था, CRT, इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जितनी भी आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, आई है। कोई दिक्कत।
ठीक है। फिर कुछ आपके कंपाउंड्स है, क्या है, कुछ आयनिक कंपाउंड्स है, उनकी आपको क्या याद रखनी है, आई की वैल्यू याद रखनी है। तो ये आपको एग्जाम में एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। NaCl के लिए आई की वैल्यू कितनी होती है, 2। KCl के लिए कितनी होगी, वेरी गुड, अगेन कितना आएगा, 2। फिर MgSO4 के लिए कितनी होगी, आई की वैल्यू 2 होगी। सर K2SO4 के लिए कितनी होगी, तो सिर्फ इसके लिए 3 होती है, बाकी सबके लिए कितनी है, 2। और एक और आपको एग्जांपल दे रखा है, क्या दे रखा है, इथेनोइक एसिड किसके अंदर डालना है, बेंजीन के अंदर, तब आपका क्या बनेगा, डाइमर। और डाइमर है तो आपकी आई की वैल्यू कितनी होगी, बिकॉज ऑफ डाइमर। और डाइमर किसके वजह से बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इथेनोइक को डालोगे आप बेंजीन के अंदर तो डाइमर बन जाएगा, ब्रिज टाइप बन जाएगा, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5। बाकी सबके लिए कितनी है, 2। और K2SO4 के लिए कितनी है, 3। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है सॉल्यूशन का। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना आप लोग और मजे से करना। ठीक है।